नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आइए आज हमको चर्चा करते हैं, पढ़ाई करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू को लेके कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक नया एक्ट है। पहले इसका नाम हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे इसका नाम हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शन है, वहाँ पहुँचने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे ये एक रिपलिंग एक्ट है। कैसा एक्ट है? ये एक रिपलिंग एक्ट है। ये एक रिपलिंग एक्ट है, अर्थात ये जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 उसकी जगह पे आया। ठीक है, तो रिपलिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? पहले को हटा के उसकी जगह पे दूसरा आना। क्योंकि हम लोग के जैसे मैं बात करूँ राजस्थान जुडिशरी की और राजस्थान हाई जुडिशरी की, तो हम लोगों की कोर्स में एक सब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन हमें समझाता है कि स्टैट्यूट होता क्या है, कानून होता क्या, उसकी बात करता है। ठीक है, तो वहीं से निकल के आता है। आगे चलते हैं हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो इसके पास कितने चैप्टर्स है, कितने पार्ट्स है? इसके पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट को उसने 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और 12 चैप्टर के अंदर 170 सेक्शंस है। इसका जो कमेंसमेंट है वो 1 जुलाई को हुआ है 2024 को, बट इस पर जो सिग्नेचर हैं वो आपके कब हो गए? वो सिग्नेचर आपके हो गए थे 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, इसका एक्ट नंबर 47 है। याद कैसे रखना है? हमारे पास पहले आईपीसी हुआ करता था। आईपीसी का जो हमारा एक्ट नंबर है वो क्या है? आईपीसी का एक्ट नंबर 45 था, वो आज भी 45 है। फिर आईपीसी के बाद हमारी सीआरपीसी आती है और फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस बार जो है बीएनएस का तो वही 45 ही है। फिर बीएनएस को प्रोसीड करने के लिए कौन आता है हमारे पास? बीएनएसएस, उसका 46 है। और बीएनएसएस को प्रूफ कर मतलब बीएनएसएस में पनिशमेंट देने के लिए क्या चाहिए? प्रूफ ये दिलाता है, तो आपको याद हो जाएगा। तो 45, 46, 47 इसका एक्ट नंबर 47 है। ठीक है, इसका आता है, इसका एक्सटेंड कहाँ है? होल ऑफ इंडिया में। पहले आता था ना जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके, अब ऐसा प्रोसीजर नहीं है क्योंकि अब तो बाद में अप्लाई हुआ है। और आर्टिकल 370 जो है अब जम्मू कश्मीर में भी अब भी तो 370 को हटा दिए गए हैं। अब हमारा पूरा इंडिया मतलब जम्मू कश्मीर भी शामिल है, इसलिए पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। अब आता है हमारे पास कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कैसा है ना एक्ट है। तो आइए इसकी नेचर कैसी है? तो लिखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो नेचर है वो है हमारा प्रोसीजर लॉ। कैसा लॉ है ये? प्रोसीजर लॉ। ये प्रोसीजर लॉ क्या होता है? प्रोसीजर लॉ वो होता है जो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है। लिखो प्रोसीजर लॉ वो लॉ होता है जो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है। बोला ठीक है, तो पहला इसकी नेचर कैसी है। दूसरा बट इसका जो चैप्टर नंबर 8 है, जो हमारा एस्टोपल है, एस्टोपल जो है वो हमारा कैसा है? सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, तो लिखो बट इसका जो चैप्टर नंबर 8 है वो सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई आपकी। पहला ये प्रोसीजर लॉ है, इसका एक चैप्टर वो है सब्सटेंटिव लॉ है। अब सुनिए, केवल एक चैप्टर के सब्सटेंटिव हो जाने से ये क्वाजी सब्सटेंटिव नहीं होगा। प्री के एग्जाम के लिए ये केवल प्रोसीजर लॉ ही काउंट होगा। सिर्फ एक चैप्टर इसका सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ किसे कहते हैं? सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो कि राइट्स, लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़ एंड पनिशमेंट को डिफाइन करता है, उसे बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। ये हमारा आरजीएस मेन के एग्जाम में आया था, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में इंटरप्रिटेशन भी आता है। ओके, देन आता है आपके पास तीसरा, ये लेक्स फोरी लॉ है। कैसा लॉ है? लिखो ये लेक्स फोरी लॉ है। सेम टू सेम हमारा लिमिटेशन एक्ट वो भी हमारा लेक्स फोरी लॉ है। तो ये हमारे एक लेक्स फोरी लॉ है, यानी जहाँ पे जाता है जिस जगह पे उस एक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाता है, इसे बोलते हैं लेक्स फोरी लॉ। लिमिटेशन एक्ट भी हमारा ऐसा ही लॉ है। अगला सवाल आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अमेंडमेंट कौन कर सकता है? अमेंडमेंट कौन कर सकता है? तो लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट होती हैं, एक यूनियन लिस्ट होती हैं, एक आपकी स्टेट लिस्ट होती हैं और एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो ये जो हैं वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? कॉन्करेंट। और जब कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती हैं और दोनों ही अमेंडमेंट कर सकती हैं। और ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट नंबर क्या, क्योंकि सब्जेक्ट नंबर पूछा जाता है, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 12 है।
ठीक वैसे हमारा BNS है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, हमारा BNSS है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, हमारा CPC है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इनमें अमेंडमेंट दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन करता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट करता है, बट जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें यूनियन स्टेट दोनों करता है। और जब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो हमारे यूनियन का प्रिवेल करता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 245 से 255 में। तो जब कभी आर्टिकल 245 से 255 पढ़ोगे तो आपको ये सब वहाँ पे देखने को भी मिलेगा। देन आता है आपके पास, ये आ गया आपके पास नेचर आ गया। अब आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, नहीं इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलते हैं। पहले वाला जो है उसको इंग्लिश में इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं, अब से भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। जो पहले वाला था वो जेम्स स्टीफन ने बनाया था, लेकिन अब तो पार्लियामेंट ने बनाया। अब आता है 5 गोल्डन रूल्स। इसके गोल्डन रूल्स क्या हैं? लिखो गोल्डन रूल्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो गोल्डन रूल्स है वो 3 गोल्डन रूल्स है। पहला, ऑलवेज बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस्ड। तो पहला आता है बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस्ड, हमेशा क्या है आपके सर्वोत्तम साक्ष्य पेश होने चाहिए। दूसरा आता है एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस, क्या कहता है? ये अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन करते हैं। तो साक्ष्य भी कितने प्रकार के होते हैं? ऑरल और डॉक्यूमेंट्री। ऑरल और डॉक्यूमेंट्री होते हैं, तो जो ऑरल एविडेंस होते हैं उसका जो सेकेंड पार्ट होता है, मतलब एक तो होता है डायरेक्ट, मैंने देखा, एक मैंने सुनी बातें। तो ऑरल एविडेंस भी 2 टाइप के होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट होता है उसे बोला जाता है आपके क्या? उसे बोला हियरसे एविडेंस। कैसा एविडेंस बोलेंगे? हियरसे एविडेंस बोलेंगे। तो सेकेंड लिखिए एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस। और नंबर 3, फैक्ट्स शुड बी रिलेटेड फैक्ट इन इशू। जो भी तथ्य है वो विवादक तथ्यों से संबंधित होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी लड़ाई किसकी है? फैक्ट इन इश्यूज़ की। तो जो भी आप बात बोलो वो आपकी फैक्ट इन इश्यूज से रिलेटेड होना चाहिए। यदि उससे इरेलीवेंट होगी तो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगी, तो उससे रिलेटेड होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो आगे आपके इसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स किस केस में कहा कि इसमें 5 गोल्डन रूल्स होते हैं? केस का नाम लिखेंगे शरद बिरदीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शरद बिरदीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसके अंदर गोल्डन रूल्स बताए गए हैं इस केस में। ये केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से रिलेटेड भी है। लिखो ये केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी रिलेटेड है, 1984 का है। अब आप कहेंगे मैडम ये 1984 का केस क्या हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये एक रिपलिंग एक्ट है, किसी की जगह पे आया है, ये न्यू क्रिएशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है वो आया 2013 में, वो खुद फर्स्ट टाइम क्रिएटेड 2013 हुआ, तो हम पुराने केस नहीं लिखते। लेकिन ये तो पहले से था, ये पहले वाले को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आए थोड़ा नए तरीके से, तो केसेस वही चलेंगे। तो शरद बिरदीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 जो है, इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में भी बताया गया। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होती हैं, तो हम चर्चा करेंगे कि एविडेंस कितने प्रकार की होती है। जनरली आप देखते हैं तो एविडेंस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। अकॉर्डिंग टू लॉ, हम पढ़ाऊंगी वैसे आगे डिटेल में, बट अभी चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस 2 प्रकार की होती है, ऑरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। ऑरल एविडेंस 2 तरह की होती है, डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 तरह की होती है, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। अब जब आप कोर्ट जाते हो तो एक नया एविडेंस आता है, उसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। और ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या होता है पता है? सेक्शन नंबर 4, 5 और 6 और 7। ये 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7 जो है ये हमारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। कैसी एविडेंस है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। आप पढ़ना, आपको खुद को लगेगा अरे हाँ सेम रेज जेस्टिका है, ऑकेजन कोज अपॉर्चुनिटी है, कंडक्ट प्रिपरेशन है, एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस है, ये सब के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। और कोर्ट जाओगे तो चौथी एविडेंस आपको दिखेगी हियर से। हालांकि हियर से एविडेंस, इसे इनडायरेक्ट एविडेंस को ही हियर से एविडेंस कहते हैं, वो दोनों चेंज नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी आप चौथा भी लिख सकते हैं हियर से एविडेंस। तो जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं LLB वाले स्टूडेंट, अब आपको तो केवल 2 तो लिखना नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री, तो आपके कितने टाइप हो गए? आपके हो गए ऑरल, पहला ऑरल एविडेंस, दूसरा डॉक्यूमेंट्री, तीसरा सर्कमस्टेंशियल, चौथा हियर से, 5वां डायरेक्ट, 6ठा इनडायरेक्ट, 7वां प्राइमरी, 8वां इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि आपको कॉपी पढ़नी पड़ेगी।
आपने 2 लिख दे तो मानेंगे नहीं, वो तो कहते 2 नहीं, आपको तो पूरे 20 बना के लिखने पड़ेंगे, तो उस केस में आपको सारे लिखने पड़ेंगे। बट जुडिशरी पेपर में 2 ही लिखने होते हैं, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर 4 होते हैं। पहला ओरल, दूसरा डॉक्यूमेंट्री, तीसरा सर्कमस्टेंशियल और चौथा आपका हियरसे। तो जब आप हायर जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, आप जुडिशरी का एग्जाम देते हैं और अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो फिर आपको सारा लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी लिखना पड़ेगा और थ्योरेटिकल भी लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपके पास हियरसे एविडेंस हो गया, आपका गोल्डन रूल्स आपके पास आ गए हैं, फिर आपके पास ये भी आ गया है, लेक्सफोरी लॉ भी आ गया है, शेड्यूल्स भी हो गए हैं, सारा हो गया है। चलो फिर से वापस बैक चलते हैं हम। तो प्री का सवाल, पहला प्री का सवाल है ये कैसा एविडेंस कैसा है, एक ये आपका प्रोसीजर लॉ है, एस्टेबल क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है, कौन अमेंडमेंट कर सकता है, ये सारे आपके प्री के क्वेश्चन है। स्पेशल सर बिरदीचंद्र से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक सरप्राइज वाली बात तब हुई, हमारे यहाँ पे एपीयू की क्लासेस भी चली थी, एपीयू की टेस्ट चली थी राजस्थान की। तो शरद बिरदीचंद्र का केस फिक्स हमारे यहाँ लिखाते आज से नहीं, मैं पिछले 2016 से लिखा रही हूँ। ठीक वैसे भी पोक्सो के टेस्ट सीरीज चलाई थी, तो पोक्सो के टेस्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन सेक्शन 15 पे था, 15 1 2 3, क्योंकि अभी मैंने एडीजी के एग्जाम दिया तो हमारे पास 45 क्या बोलते हैं केस लॉज है, उन्हीं में से 4 एज इट इज़ हमारे उसके अंदर आ गए थे मेन एग्जाम के अंदर। तो उसमें हमने एस हरीश वाला केस भी लिखाया था कि 15 क्लूज 1 और 15 क्लूज 2 और 15 क्लूज 3 जो पोक्सो एक्ट है, इन तीनों में डिफरेंस है। और वो कहता है उस केस में, एस हरीश के केस में क्या है, जस्ट ट्रायल चिल्ड्रन एक्ट, जस्ट ट्रायल चिल्ड्रंस वर्सेस क्या बोलते हैं, एस हरीश के केस में हमने लिखाया भी था कि अपना आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर करना नहीं, अपने मोबाइल में रखना भी पनिशेबल माना गया है। और वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया, क्या बोलते हैं एपीयू के, बड़ा अच्छा लगा बच्चों ने जब कहा अरे मैडम पता आपने टेस्ट सीरीज में केसेस लिखा है, क्योंकि हमने जो एपीयू के टेस्ट सीरीज चलाई उसमें हमारा ऑब्जेक्ट ये होता था कि भैया टेस्ट सीरीज हैं, ये पेपर हैं, हम आपको सॉल्व करेंगे, जो केसेस हैं वो हम आपको जोड़ाते रहेंगे। जैसे अभी हमारे आरजीएस की टेस्ट सीरीज चले, उसमें भी हमारा टारगेट यही है कि जो बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है हम उनको केसेस लिखवाते हैं, क्योंकि वो कहाँ जाके ढूंढेगा। तो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 का रिसेंट आ रहे हैं, हम उनको भी ऐड किए जा रहे हैं। तो इस शरद बिरदीचंद्र का केस भी एग्जाम में आया था एपीयू में। आगे बढ़ते हैं हम। यस, अब आते हैं वापस फिर से। तो इसके अंदर कितने पार्ट्स हो गए, हम यह तो कर लिया था, अब चलते पार्ट्स की तरफ। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, पार्ट 1 पार्ट 2 और उनके साथ उनके चैप्टर से फिर आगे आगे अलग अलग दे रखा है। जैसे पार्ट 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, 1 2 का 2 हूँ, पार्ट नंबर 2। अब देखो आपने एक चीज़ नोट करना, जब पढ़ाई करोगे तो जो पार्ट 1 है उसका खुद का कोई टाइटल नहीं है, जो पार्ट 1 है उसका खुद का कोई टाइटल नहीं है। पार्ट 1 ने क्या किया, अपने साथ ही पार्ट 1 ने क्या किया कि अपने साथ ही चैप्टर 1 दे दिया। देखो उसका खुद का कोई टाइटल नहीं है, ये पार्ट 1 और चैप्टर 1, चैप्टर 1 आ गया प्रीलिमिनरी 1 2 का 2, सेम टू सेम ये पार्ट 2 है और ये चैप्टर 2 है। यानी इन्होंने अपना खुद का कोई टाइटल नहीं दिया, जो पहले टाइटल होते थे, इस दोनों में नहीं है। तो इसे बोलना ऐसे, पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी 1 2 का 2, पार्ट 2 चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ एक्ट 3 to 5D, ऐसे ही बोलना, याद करने के लिए भी ऐसे ही बोलना आपको, ठीक है। फिर तीसरा था पार्ट 3, पार्ट 3 वही अपना आ गया पर ऑन प्रूफ, और इसमें डिवाइडेशन है 51 से 103। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं आपके पास। पहला आता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड 51 से 53। दूसरा आता है आपके पास ऑरल एविडेंस जो बात करता है 54 से 55। तीसरा आता है आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 56 से 93। और चौथा आता है एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो बात करता है 94 से 103। तो पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, पार्ट 2 चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ एक्ट, पार्ट नंबर 3 कहता है ऑन प्रूफ, उसके अंदर हमारे पास चैप्टर है चैप्टर 3 4 5 6। 3 कहता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, 4 कहता है ऑरल एविडेंस, 5 कहता है डॉक्यूमेंट्री और 6 कहता है ऑरल को डॉक्यूमेंट्री से एक्सक्लूड किया जाए। तो एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसलिए यहाँ पे हियर से एविडेंस को मना कर देते हैं ये लोग, ऑरल एविडेंस दे सकते हैं। फिर आता है आपके पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 कहता है प्रोडिक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। पहले आप एविडेंस को प्रोड्यूस करो, फिर उसका इफेक्ट क्या होगा। इसके अंदर चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब कहाँ से कहते हैं कि 104 से 170। चैप्टर नंबर 7 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ 104 से 120। बर्डन ऑफ प्रूफ की हम बात करें तो प्री का कॉमन क्वेश्चन आता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल मैटर में ऑलवेज प्रोसिक्यूशन पे होता है और इन सिविल मैटर में ऑलवेज प्लेंटिफ पर होता है, बट एक्सेप्शन सभी जगह पे रहते हैं और ये शिफ्ट भी होता है। लेकिन याद रखना 104 कभी शिफ्ट नहीं होता है, शिफ्ट क्या होता है 105 जो है शिफ्ट होता है, 104 शिफ्ट नहीं होता है। देन आता है आपके पास एस्टोपल, ये आ गया आपका एस्टोपल। ये एस्टोपल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, पता है ये एस्टोपल आपको और कहाँ देखने को मिलेगा, टीपी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 43 में देखने को मिलेगा। आपके कोर्ट से एक पार्टनरशिप एक्ट भी आ गया, उसके सेक्शन 28 में देखने को मिलेगा। तो एस्टोपल है ना बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी एस्टोपल एक जगह नहीं मिलेगा। और वो कहाँ नहीं मिलेगा तो लिखो क्रिमिनल मैटर्स में एस्टोपल नहीं मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है, क्रिमिनल्स मैटर्स में जो है एस्टोपल आपको नहीं मिलता है। तो आ गया एस्टोपल 121 से 120, लिख दो टीपी एक्ट सेक्शन। और ये एस्टोपल अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मिलता है, तो लिखो
ICA सेक्शन नंबर 25। वहाँ पे जो एस्टोपल उसका नाम है प्रोमिसरी एस्टोपल, है ना, ध्यान रखना। फिर आता है 9 कितना विटनेसेस को बुलाओ 124 से 139 एंड देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर जो है आपका 10 कहता है विटनेसेस आ गए तो विटनेसेस की क्या आरती उतारोगे, नहीं, विटनेसेस की एग्जामिनेशन करोगे। तो चैप्टर 10 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस 140 से 168। चैप्टर नंबर 11 कहता है इम्प्रॉपर एविडेंस, इम्प्रॉपर रिजेक्शन, तो इम्प्रॉपर एडमिशन ऑफ रिजेक्शन क्या रहेगा एविडेंस का 169, हमारे भी एडीजे एग्जाम में भी आया था। और देन चैप्टर नंबर 12 कहता है रिपील्स एंड सेविंग्स। इस एक्ट के आने से पहले जो प्रोसीडिंग जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ओवरव्यू को समझे और लिखे। अभी आज से मैंने स्टार्ट किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशरी, हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल, यानी एडवोकेट्स के लिए भी कि कैसे उनको कोर्ट में जो है अपनी एविडेंस करानी है, कैसे कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, कैसे कैसे री एग्जामिनेशन करना है, एज वेल एज LLB स्टूडेंट। तो ये पूरा का पूरा सीरीज आपको पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। ऐसा हमारी क्लासेस चलती है, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट इससे पहले 2018 में मैंने जो है CPC पढ़ाया था पूरा डिटेल में, सेक्शन 1 से लगा के 158 एंड ऑर्डर 1 और 2। आप जाके लिखिएगा उर्मिला राठी CPC, तो आपको मेरे CPC के बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, उससे पूरा CPC समझ पाएंगे। वैसे मैंने प्रोबेशन एक्ट भी पूरा पढ़ा रखा है, आप जाके लिखना यूट्यूब पर उर्मिला राठी प्रोबेशन एक्ट प्री प्लस मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रखा है। ठीक वैसे आप जाके लिखना रेन कंट्रोल एक्ट उर्मिला राठी, तो रेन कंट्रोल एक्ट में मैंने पूरा का पूरा एक एक लाइन पढ़ा रखी है। ठीक वैसे BNSS की चैप्टराइजेशन याद करा रखा है, साथ में उसके डेफिनेशन क्लोज, और BNSS का चैप्टर 12 पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैंने पढ़ा रखा है। ठीक वैसे ही जाएंगे BNS के डेफिनेशन क्लोज मैंने पूरी याद करा रखी है, तो आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है क्लासेस भी चलाती है, टेस्ट सीरीज भी चलाती है, हर स्टेट की जहाँ स्टडी अवेलेबल है उसकी फीस स्ट्रक्चर के लिए आप कॉल कर सकते हैं। 3 तरह की क्लासेस चलती है, ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डिंग, बट तीनों की फीस का हमेशा इक्वल ही रहता है। साथ ही साथ ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है ये आपको मोस्ट ऑफ जो है शाम को 8 बजे देखने को मिलेगा, एक दिन छोड़कर एक दिन, जैसे एक दिन मिलेगा फिर एक दिन ब्रेक, दूसरे दिन मिलेगा, टाइम मिला तो रेगुलर रहेगा, नहीं तो रहेगा। लेकिन ये एक्ट आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन यूट्यूब पे, और बिल्कुल फ्री। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 1 से। तो आप कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में बैठने से पहले सेक्शन 1 से लगाकर सेक्शन नंबर 2 का पूरा एक ओवरव्यू मतलब रीडिंग करके आइएगा, क्योंकि रीडिंग करके आओगे तो फायदा होगा। साथ में जितने भी केस लॉज बनते हैं वो सारे आपको लिखाऊंगी। आज के लिए धन्यवाद।